बोगियों में लाशों की शक्ल में मुसाफिर, अपनों को तलाशते बेसुध लोग। भयानक आवाज आई तो हम लोग सब मर गए इसमें, अब तो कोई नहीं बचेगा। हमारा लड़का पता है, लापता है। हादसे के बाद घुप अंधेरे में पसरा सन्नाटा अचानक चीख पुकार में तब्दील हो गया। ट्रेन के ये वो 14 डिब्बे हैं जो हादसे के बाद पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे तो तेज झटका खाने के बाद भी सलामत रहे, लेकिन पीछे के कुछ डिब्बे इस तरह पिचक कर अपनी कुल लंबाई से आधे हो गए। 2-3 सेकंड में हिली गाड़ी और उसके बाद सब बिल्कुल मौका नहीं मिला कि हम संभल पाए। लाइट भी खत्म हो गई एक्सीडेंट के समय, और लास्ट में जो है ना मोबाइल के सहारे जो आदमी निकलना चाहा निकला। हादसे के बाद ट्रेन के ये 4 डिब्बे बुरी तरह डैमेज हो गए, तो ये 2 डिब्बे पूरी तरह पिचक गए। एक दूसरे पर चढ़ी इन बोगियों को देखकर ही किसी की रूह कांप जाए। भगवान उनको सुरक्षित रखा किसी तरह से। हादसे की इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस दुर्घटना की पूरी जांच तो होगी ही, लेकिन इस जो घटना घटी, जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं, मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। हादसे के बाद पहले रेल राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे, तो बाद में रेल मंत्री ने भी मौके का मुआयना किया। जांच के बाद कठोर कार्रवाई का वादा किया गया। ये जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता को हम जरूर करेंगे। हादसा इतना भयानक था कि 2 बोगियों के नामो निशान तक मिट गए थे। ना कोई बर्थ नजर आ रही थी, न ट्रेन की खिड़की दरवाजे। बिखरे सामानों की तरह बोगी का पुर्जा अलग हो गया था। डिब्बे के नीचे फंसे कई लोग दम तोड़ चुके थे। किसी की गर्दन कट चुकी थी तो किसी के हाथ पांव। ये खूनी मंजर इतने भयानक थे कि हम आपको तस्वीरों में नहीं दिखा सकते। इन बोगियों में जिंदगी की तलाश हो रही थी, तो रेस्क्यू में भी खासी दिक्कतें आई। जो इस हादसे में बच गए उनका दर्द भी कम नहीं। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप, रिश्तेदारों और करीबियों को दम तोड़ते देखा, वे लोग गहरे सदमे में हैं। गहरी नींद में मौत की दस्तक का ये दर्द ऐसा है जिसका घाव दशकों तक सालता रहेगा। टीम न्यूज नेशन। रेल हादसे पर आगरा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें घेरने में देरी नहीं लगाई और कहा कि पीएम कानपुर भी आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अपनी पार्टी की रैली को संबोधित करने के लिए गए हुए थे। अच्छा होता यदि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद ये आगरा से लगे कानपुर देहात के पुखराया में आज हुई बड़ी रेल दुर्घटना स्थल पर भी चले जाते हैं। उधर कानपुर के पास बोगियों से लाशों को हटाने, जिंदगी को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन तड़के सुबह से चल रहा है। मौत के मलबों में जिंदगी जीतने की खबरें भी आ रही हैं। अभी बोगियों को हटाने की चुनौती है। रेल रूट को बहाल करना भी एक टेढ़ी खीर है और कहा जा रहा है जितना बड़ा ये हादसा था उसमें वक्त भी काफी लग सकता है। अपनों की तलाश में बदहवास लोग, जानकारी हासिल करने के लिए गिड़गिड़ाहट। खुद तो महफूज हैं, लेकिन परिवार कहाँ है ये जानने की छटपटाहट। फोन पर कैसे बताएं कि अपनों का हाल क्या है। रो रो कर किसी तरह जानकारी देने की कोशिश हो रही है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घटना स्थल की तस्वीर ऐसी है कि किसी का भी कलेजा बैठ जाए। रोते बिलखते परिवार हैं, मौत के मलबे में तब्दील बोगियां हैं। कभी लाश निकाली जाती है तो कभी घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए दौड़। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की हर संभव कोशिश। लाशों का अंबार है तो कुछ बोगियों के अंदर से जान बचाने की चीख पुकार। एक भीषण ट्रेन हादसे में जब 120 लोगों ने जान गंवा दी है, तो उसके बाद भी 15 घंटे तक ट्रेन के मलबे में दबे रहने के बाद एक व्यक्ति को यहाँ पर जिंदा निकाला गया है और अब उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हालत हालांकि बेहद गंभीर है, बुरी तरह से जख्मी है और अब बिल्कुल ना तो वो बोलने चालने की हालत में है, ना किसी तरह का कोई रिएक्शन दे रहे हैं। देख सकते हैं कि बिल्कुल खून से लथपथ हैं और उन्हें एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा है। रात 3 बजे से, जब से ये ट्रेन हादसा हुआ तब से वो बोगी में दबे हुए थे और
जब उम्मीद छोड़ दी गई थी प्रशासन द्वारा भी, और जो राहत कार्य में जो लगे हुए हैं उन लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अब कोई जिंदा बचा होगा। तो ऐसे में 15 घंटे बाद इनको यहाँ से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है और अब इनको ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल इनके इलाज के लिए। तो एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी भी माना जा रहा है कि अभी भी बेहद बड़ी तादाद में लोग जो हैं अंदर मलबे में दबे हो सकते हैं। बोगियों से कितने लोगों को बचा लिया जाएगा कहा नहीं जा सकता, कितनी लाशें निकलेंगी ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश में कोई कमी नहीं है। मलबे के नीचे से जैसे कुछ निकलता है, एम्बुलेंस सक्रिय हो जाती है, अस्पताल तक पहुंचाने की दौड़ शुरू हो जाती है। राहत बचाव का काम जोरों पर चल रहा है और एम्बुलेंस लगातार, एक एम्बुलेंस हटती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है, तीसरी आ जाती है। 100 के करीब एम्बुलेंसेस यहाँ लगी हुई हैं। कुछ घंटों पहले धूल फांक रहे इन बैग्स और सूटकेस के मालिक हुआ करते थे, लेकिन हादसे के बाद ये लावारिस पड़े हैं। कुछ घंटों पहले इनकी मंजिल तय थी, लेकिन अब इनका पता बता पाना मुश्किल है। हादसे से कई परिवार बिखर गए, कई जिंदगियां तबाह हो गई। इसके साथ ही मिट गई वो तमाम निशानियां जो उनकी जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। रतीश त्रिवेदी के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, कानपुर। सभी के जहन में यही सवाल आ रहा है रह रहकर कि आखिर इतना भयावह हादसा हुआ कैसे, वो कौन सी वजह थी जो इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच के बाद, हर हादसे के बाद जो कही जाती है वो दोहरा दी गई है। लेकिन अभी तक जो शुरुआती दौर में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक क्या कुछ रही हादसे की वजह, क्यों रात के 3 बजे इंदौर पटना एक्सप्रेस डिरेल हो गई जिसमें बोगियों के परखच्चे उड़ गए, आइए आपको बताते हैं। रात के करीब 3 बजे थे। इंदौर पटना एक्सप्रेस तेज गति से कानपुर देहात की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन जैसे ही पुखराया पहुंची, अचानक हाहाकार मच गया। ओस की बूंदें और कोहरे के बीच तेज गति से पटरी पर दौड़ रही इंदौर पटना एक्सप्रेस देखते ही देखते काल एक्सप्रेस में तब्दील हो गई। कुल 14 बोगियां हादसे का शिकार हुई, जिसमें स्लीपर कोच की S1, S2, S3, S4, S5, S6 को ज्यादा नुकसान पहुंचा। S1, S2 की बोगियों का आधा हिस्सा तो जमीन में धंस गया। जाकर देखा तो ये S1, S2, S3 ये सब खत्म हो गए थे, एकदम ऐसे फंस ऐसे जमीन में ही गाड़ी गए एक S1। कहा जा रहा है कि किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते ट्रेन के ड्राइवर ने फुल इमरजेंसी ब्रेक लगाया था, जिसके बाद पीछे के कुछ डिब्बे पिचक कर अपनी कुल लंबाई से आधे हो गए। हादसे के शुरुआती आकलन में डिरेलमेंट की वजह ट्रैक फ्रैक्चर को माना जा रहा है, जिसको पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सका। सर्दियों में अक्सर पटरियों में फ्रैक्चर की शिकायतें आती हैं, इसलिए ट्रैकमैन ट्रेन गुजरने से पहले पटरियों की जांच करता है। साइट से जो हमारे वहाँ पे जनरल मैनेजर हैं और जो हमारे कंसर्न अधिकारी वहाँ पे हैं, वही इसके ऊपर बता सकेंगे कि वहाँ पे किस तरह की मेंटेनेंस है और किस तरह का कार्य चल रहा है, और इस तरह की जो आप बता रहे हैं जाड़े में और गर्मी वाली जो भी चीजें होती हैं। हालांकि CRS यानी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच रिपोर्ट के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। हादसे की जांच जारी है। जांच के बाद कठोर कार्रवाई हम करेंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। सवालों के घेरे में रेलवे प्रशासन है। जांच होगी, वजह पता भी चलेगी, लेकिन इस हादसे ने एक पल में कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। जब तक लोग संभल पाते, कई लोग मौत की नींद सो गए। हमारे सारे 2-3 भाई बहन मिल गए। हादसे के बाद कई लोगों के शवों के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। कई शख्स ऐसे भी थे जो किसी दूसरे डिब्बे में सफर करने की वजह से बच गए, लेकिन वो अपने परिवार को खो चुके थे। हर बार ट्रेन हादसे होते हैं और जांच की बात होती है और जो दोषी होते हैं उन्हें पनिश करने की भी बात कही जाती है, लेकिन जो जिंदगियां यहाँ पर खत्म हो गई किसी जांच के बाद और किसी को भी सजा देने के बाद, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, कानपुर देहात। और मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। धीरेन्द्र, आप सुबह से वहां मौजूद हैं, इस भयावह हादसे को आपने करीब से देखा है, तमाम बयान सुने हैं, फिलहाल क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, इस वक्त पिनास पूरी तरह से अगले 2-3 घंटे के अंदर अंदर पूरा रेस्क्यू
जो है जो ऑपरेशन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो B1 का जो डब्बा है B3 का वही सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा कहें कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा बॉडीज निकल रही थी, वो अब लगभग उसका रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। उसको ट्रैक से हटाया जा रहा है ताकि ट्रैक को रिस्टोर करने के लिए बाद की प्रोसेस शुरू की जाए। बाकी तमाम डब्बे भी उनको हटा लिया गया है, अलग से क्रेन लाई जा रही है ताकि उनको सही से किया जाए। लेकिन रेस्क्यू का जो काम है, जिसमें कि कोई उम्मीद है कि कहीं कोई शख्स फंसा हुआ ना हो जिसमें अभी भी सांस हो, उसकी तलाश की जा रही है। और अगले 2-3 घंटे बाद इस तमाम डब्बों को ये चेक कर लिया जाएगा उनमें कोई बॉडी या किसी के जिंदा बचने की कोई उम्मीद है या नहीं। जो तमाम बॉडीज हैं उनको जिला अस्पताल में रखवा दिया गया है मॉर्चरी में, और यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो जो रेस्क्यू का काम है या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अगले 2-3 घंटे बाद यहाँ समाप्त हो जाएगा। पिनाक जी, दे रहे अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो रेस्क्यू का काम तो खत्म हो जाएगा और ट्रैक भी फिर से बहाल हो जाएगा, लेकिन अपने पीछे यह हादसा दर्द की न जाने कितनी कहानियां छोड़ गया है। 121 लोगों के घरों के चिराग बुझ गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाकई में कितनी गमज़दा रात होने वाली है परिवारों के लिए। बहरहाल किस तरह से हादसा हुआ, आइए हम आपको एनिमेशन के जरिए यहां समझाने की कोशिश करते हैं। इस भयावह हादसे की तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इंदौर पटना एक्सप्रेस थी ये। इंदौर से 2 बजे ये ट्रेन चलती है और ये इंदौर पटना एक्सप्रेस जो है 2 बजे चलकर पहुंचती है उज्जैन 3:30 बजे। 78 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है लगभग जो ये तय करती है उज्जैन से। फिर ये ट्रेन रवाना होती है और ये ट्रेन 6:55 पर 262 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच जाती है भोपाल। इंदौर उज्जैन भोपाल होते हुए ये ट्रेन जो है आगे सफर पर निकलती है, झांसी पहुंचती है अपने अगले पड़ाव। 551 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 11:36 का रात का ये वक्त होता है। फिर ओरई पहुंचती है ट्रेन जो है 1:59 पर रात के, हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद 3:15 बजे हादसा हुआ है। 3:01 पर पोखराया पहुंचती है। 715 किलोमीटर का ये सफर जो है इसने तय किया है। और कानपुर सेंट्रल जो है 4 बजे से पहुंचना था 771 किलोमीटर का सफर तय करके, लेकिन उसी के बीच में ये ट्रेन जो है डिरेल हो जाती है 3:01 पर। 715 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पोखरिया नाम का जो देहात कानपुर का इलाका है, कानपुर से बमुश्किल जो है ये 50 किलोमीटर की दूरी रह जाती है, वहां पर ये ट्रेन जो है डिरेल हो जाती है। ट्रेन डिरेल होने के पीछे कोई कह रहा है कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए होंगे, इंजन में कोई खराबी आएगी, कोई कहता है तेज रफ्तार होती है तब ये हादसा हो सकता है। तो